गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे नए आ रहे हैं तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स को मैं आपको यूट्यूब वीडियो जो है वो शूट किए हुए वो मैं आपको सेंड करता ही हूँ। बाकी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन करवाया जाए, तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। We are discussing about the animal tissue. There are 4 types of animal tissues: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue. तो हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट क्लास में हम बोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कार्टिलेज है वो भी स्केलेटन का पार्ट है, और मैंने आपको बताया था कार्टिलेज कोलेजन के बने होते हैं। एक और चीज मैं बताना मिस कर गया था आपको कि जो कार्टिलेज बने होते हैं कॉन्ड्रीन सल्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉन्ड्रीन सल्फेट के बने होते हैं, कॉन्ड्रीन सल्फेट के बने होते हैं। और इसके अलावा एक पॉलीसेकेराइड हाइल्यूरोनिक एसिड भी पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? हाइल्यूरोनिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बताना मिस कर गया था। कार्टिलेज कॉन्ड्रीन सल्फेट के बने होते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड भी पाया जाता है उनके कॉम्पोजिशन में। इसके अलावा कोलेजन फाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। और जो सेल्स हैं, कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कार्टिलेज के अंदर नर्व्स की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, और यही कारण है कि कार्टिलेज की जो रिकवरी है, जो रीजनरेशन है, वो थोड़ा लेट होता है इंजरी होने के बाद में। ओके, ओके बेटा, तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा कार्टिलेज के टाइप्स मैं बता दूं आपको। कार्टिलेज के टाइप्स भी हैं, सिंपल से हैं। एक तो है हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन, हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है बेटा। सेकंड है फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, इसमें ए है एक वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस, ठीक है ना, कार्टिलेज। और बी है येलो इलास्टिक, ठीक है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और बी है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। और थर्ड जो पार्ट है, टाइप है, वो है कैल्सीफाइड। क्या है? कैल्सीफाइड कार्टिलेज। बच्चों बायो के अंदर टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है। डिफरेंट टाइप की टर्म्स होती है जिनको हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बायो के अंदर डिफरेंट टाइप की टर्म्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। कार्टिलेज के टाइप्स में हाइलीन कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, क्योंकि इनके जो फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो काफी महीन होते हैं, काफी फाइन होते हैं, वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। और इसीलिए इन ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट कंडीशन होने की वजह से ऐसी कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज जो होती है उनमें फाइबर्स पाए जाते हैं, स्पेशली कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो इसी बेसिस पर ही इनमें 2 प्रकार के हैं, तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू या कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो जो व्हाइट फाइबर्स कार्टिलेज है उनमें काफी सारे बंडल होते हैं, फाइबर्स होते हैं,
व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड टाइप है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इसके अंदर आप नाम से समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है और इनके अंदर कैल्शियम का भरपूर डिपोजिशन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कैल्सीफाइड कार्टिलेज कहते हैं। और ये हार्ड रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। अंडरस्टूड बेटा? तो ये सिंपल से 3 टाइप्स हैं, हाइलिन, फाइब्रस एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बोन। बोन के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, कुछ डिस्कशन और है जो कि अब हम करेंगे, ठीक है? ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेते हैं हम बोन। ठीक है, बोन जो है वो मेजर स्केलेटल पार्ट है। बोन जो है वो मेजर स्केलेटल पार्ट है, ये कल हमने काफी डिस्कस कर लिया था। और ये हार्ड होती है, रिजिड होती है, ये कैल्शियम की, फॉस्फेट की और ऑर्गेनिक जो मैटर है उनकी बनी होती है। बच्चों बोन्स के अंदर मैं आपको बता दूं 70% पार्ट जो होता है, जो बोन्स होती है उनके अंदर 70% पार्ट मिनरल मैटर होता है। क्या होता है? मिनरल मैटर होता है, ठीक है ना? 70% मिनरल्स होते हैं और 30% पार्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्रोटीन्स वगैरह जो है वो पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है ना? तो यही कारण है कि यंग एज के अंदर जो है एक बैलेंस बना रहता है। यंग एज के अंदर बैलेंस बना रहता है तो बोन्स ग्रोथ करती है, मजबूत होती है। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऑर्गेनिक पार्ट धीरे धीरे कम होने पर क्या होता है, एनिमल मैटर जो है, जो मिनरल मैटर है वो ज्यादा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। और यही कारण है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा सा गिरते ही उसके क्या चोट लग जाती है और उसकी हड्डी जो है फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो कम हो जाता है बुढ़ापे में, ओल्ड एज के अंदर। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने आपको बताया था जो स्केच बनाया था बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हैवर्शियन कैनाल है वो सेंट्रल पार्ट है। तो उस हैवर्शियन कैनाल के अंदर आपको पता है बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स की भी सप्लाई होती है, नर्व्स की भी सप्लाई होती है, ठीक है ना? तो हैवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल भी होती है, वेन भी होती है, नर्व्स भी होती है, तो ये सब है ना। और हैवर्शियन कैनाल ट्रांसवर्सली कनेक्टेड रहती है वॉकमैन्स कैनाल से। जो वॉकमैन्स कैनाल से, जो न्यू है बच्चे उनको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे इसको कनेक्ट कर लेंगे ना। आप बस बने रहिए क्लास के अंदर, ठीक है बेटा? ठीक है ना? और कल जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी बोन से रिलेटेड, तो आपको आज वीडियो अपलोड होगा उसका, वो आप देख सकते हैं ना। कल की क्लास को वीडियो अपलोड होगा, उसको देख लें। ध्यान रखें बच्चों, अगर बाय द वे आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हो उस दिन, तो उसी दिन या नेक्स्ट डे जब वीडियो अपलोड हो और हम ग्रुप में डालते हैं तो वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना? ये ड्यूटी इस क्राइसिस में आपकी भी पूरी ड्यूटी बनती है कि आप पूरी ईमानदारी से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, और ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो फिर यूट्यूब वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं वो जरूर देखें आप, ठीक है बेटा? तभी दोनों तरफ से मेहनत होगी, तभी एक अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है? तो ये चीज है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट, तो बेटा जो ऐसे लेमिनीज जो हैं, जो सर्किल से थे हैवर्शियन कैनाल के चारों चारों ओर, तो उन लेमिनीज के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जिसे हम लैक्यूना कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्यूना कहते हैं। तो उनके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। तो उनके अंदर जो सेल्स होती है वो बोन सेल्स है। बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या कहते हैं? बोन सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ये इनएक्टिव सेल है। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ध्यान रखना, तो जो ऑस्टियोसाइट है वो इनएक्टिव स्टेट है सेल की, और जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो
एक्टिव स्टेज है वो ग्रोथ करती है, ठीक है ना। एक और टर्म है ऑस्टियोक्लेस्ट। ऑस्टियोक्लेस्ट बच्चों, ऑस्टियोक्लेस्ट क्या मतलब है कि जब बोन ग्रो हो रही होती है, किसी बच्चे की जब बोन ग्रो हो रही होती है तो एक बैलेंस पाया जाता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो न्यू न्यू बोन मटेरियल को बनाता है, तो इससे बोन्स में ग्रोथ होती है, उसकी थिकनेस बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा तो बोन मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है, जबकि ऑस्टियोक्लेस्ट सेल्स होती है वो डैमेज करती है, डीजनरेट करती है बोन मटेरियल को। तो एक इससे क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो रीमॉडल होती है, ना उनका वो शरीर के ढांचे और सांचे के अनुसार क्या होता है, बोन्स का फॉर्मेशन करती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा बोन मटेरियल के फॉर्मेशन और ऑस्टियोक्लेस्ट के द्वारा उसके डीजनरेशन, इनमें एक बैलेंस पाया जाता है, इस वजह से बोन्स की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। अब ये जो बैलेंस है ये स्पेस में जब ट्रेवल करते हैं, जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, या जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जाते हैं, तो ये बैलेंस गड़बड़ा जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी होती नहीं है। ग्रेविटी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि यूरिन के अंदर कैल्शियम सॉल्ट रिलीज होता है, ठीक है ना। तो जो बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वहां वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये अच्छा ये वापस से रिज्यूम हो जाता है, जब एस्ट्रोनॉट वापस से अर्थ पर आता है तो वापस से वो नॉर्मल हो जाता है, ना बोन का फॉर्मेशन वापस से चलता रहता है। तो बोन की रीमॉडलिंग होती रहती है लगातार, जब तक हम जीवित है बच्चों तब तक हमारी ग्रोथ होती रहेगी बोन्स की, ठीक है ना, लेकिन वो रीमॉडल होते रहते हैं। इसी तरीके से जो दांत है ना, थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ, टीथ जो है, किसी डॉक्टर से मेरी बात हुई तो टीथ भी लगातार बनते हैं। बस वही है कि हम जब लगातार दांतों को यूज लेते हैं, हम क्रश करते हैं, उनके द्वारा फूड लेते हैं हम, तो धीरे धीरे क्या है कि वो घिसते भी हैं। तो इस तरीके से दांत भी रीमॉडल होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है बेटा। तो ये है, तो बोन्स मैंने कल बताई थी आपको, एक तो है डीकैल्सिफाइड बोन और एक है ड्राइड बोन। भाई मैंने बताया बोन के अंदर दो कंटेंट है, एक तो है मिनरल मैटर जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह मिनरल्स हैं, और दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्रोटीन फाइबर्स वगैरह जो पार्ट हैं वो आते हैं। तो जब किसी बोन को हम एकदम सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, तो ठीक है ना, बोन की सेल्स लगातार डिवाइड करती है, ग्रोथ करती है बच्चों। तो जब ड्राई हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, पीछे खाली एनिमल मैटर रहता है, मिनरल मैटर रहता है। आगे बात समझ में। तो ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं, ड्राई बोन्स कहते हैं। तो उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे पेरीऑस्टियम, एंडोऑस्टियम और जो दूसरे पार्ट है वो सारे ड्राई हो जाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो डीकैल्सिफाइड बोन होती है उसके अंदर क्या होता है, डी जो नॉर्मल बोन होती है उसको जब हम किसी एसिड के अंदर डालते हैं तो एसिड के अंदर डालने पर उसके जो मिनरल्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, पीछे क्या पार्ट रह जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट रह जाता है। तो ऐसी बोन को हम कहते हैं डीकैल्सिफाइड बोन, ये मैं कल समझा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। जनरली बोन के अंदर बोन की सेल्स होती है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, वो ग्रोथ करते हैं। जो आउटर फाइब्रस जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है बोन्स की उसे हम पेरीऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीऑस्टियम कहते हैं, ठीक है बेटा। और जो इनर फाइब्रस लेयर होती है, जो इनर लाइनिंग होती है जो बोन मेरो को सराउंड करती है, इसे हम एंडोऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। आउटर जो फाइब्रस लेयर है जो सराउंड करती है बोन को, दैट इज कॉल्ड पेरीऑस्टियम, और जो इनर लाइनिंग है जो बोन मेरो को सराउंड करती है दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्टियम। क्या कहते हैं, उसे एंडोऑस्टियम कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक लॉन्ग बोन बना के बताऊंगा और उसके डिफरेंट पार्ट्स को बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। मैंने पहले भी कहा है रफ कॉपी लेके बैठा करो आप, ठीक है ना। मैं स्केच बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, हो सके तो साथ में ड्रॉ भी कीजिए।
ये देखिए बेटा, एक लॉन्ग बोन का स्केच है ये, है ना। इस पार्ट को जो एंड्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस कहते हैं, है ना। ये जो एंड है और ये जो एंड है इन्हें हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस। ओके, देख लीजिए। और ये जो बीच का पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टाफ, क्या कहते हैं, स्टाफ। और बाहर जो कवरिंग है उसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। और जो इनर लाइनिंग है, ठीक है ना, बाहर की कवरिंग को पेरिओस्टियम कहते हैं, इनर लाइनिंग को एंडोस्टियम कहते हैं। और यहाँ जो ये स्पॉन्जी पार्ट है इसे हम कहते हैं रेड बोन मेरो, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। स्पॉन्जी पार्ट, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। ये बीच का पार्ट स्पॉन्जी पार्ट है, रेड बोन मेरो। और ये जो यहाँ जो पार्ट है ये येलो बोन मेरो है। ये क्या है, येलो बोन मेरो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब जब मैंने स्ट्रक्चर समझाई दिया आपको तो मैं बोन मेरो भी बता देता हूँ। बोन मेरो, मैं तो फिजिकल क्लास आपकी जब लगती है तो मैं हंसाता भी हूँ आप लोगों को। मैं क्या कहता हूँ, चलो वो बाद में बताएंगे कि बोन के अंदर जो होलो स्पेस है, बोन के अंदर जो होलो कैविटी है, उसके अंदर जो भी फ्लूइड है ना, जो भी फ्लूइड है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ मसाला है जो उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। हंसना मत बच्चों आप, ये जस्ट एक समझाने का तरीका है कि बोन की जो होलो कैविटी है जिसे हम मैरो कैविटी कहते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर जो सेल्स का ग्रुप है, दैट इज द बोन मैरो। एंड ये दो टाइप का है, एक तो है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। और एक है बेटा येलो बोन मैरो। क्या है, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो जो रेड बोन मैरो है ये बच्चों में देखने को मिलता है और ज्यादा होता है बच्चों में। और इसके अंदर सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स हैं, जिसकी WBC है, RBC है, इनका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है ना। तो ब्लड का फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन, WBC का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब बड़े हो जाते हैं, हम अडल्ट हो जाते हैं, तो रेड बोन मैरो जो है कन्वर्ट हो जाता है येलो बोन मैरो में। तो येलो बोन मैरो जो है वो एक स्टोर हो गया, एक तरीके से स्टोरेज हो गया कि जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो जो येलो बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में और ब्लड की सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा बेटा जो बोन मैरो की जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती है उनके डिवीजन से या उनके जो फ्रेगमेंट्स अलग होते हैं वो प्लेटलेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्लेटलेट्स बना लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों की जो ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो यहाँ पर बोन मैरो दो टाइप के हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, ठीक है ना। इसके अलावा एक टर्म और है बच्चों, वो है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मैं नाम लिखूंगा, क्या है ये, बोन फॉर्मेशन। ऑसिफिकेशन का क्या मीन है बच्चों, बोन फॉर्मेशन, ठीक है। ऑसिफिकेशन का मीन क्या है बच्चों, बोन फॉर्मेशन। हो गया क्लियर कि बोन के बनने को, बोन के फॉर्मेशन को वी आर कॉल्ड ऑसिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको बोन जो स्केलेटल टिश्यू है उसका सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ये एक लॉन्ग एलएस है, एक बोन की, है ना, एलएस ऑफ बोन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं इस टॉपिक को यहीं ओवर कर रहा हूं। अब लेता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड। थर्ड अपना स्केलेटल टिश्यू था, जो थर्ड पार्ट है वो स्केलेटल टिश्यू। देखो, फर्स्ट हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और सेकंड हो गया स्केलेटल टिश्यू, थर्ड हो गया अपने वेस्कुलर टिश्यू यानी कि ब्लड।
थर्ड हम लेते हैं बच्चों ब्लड। बच्चों ब्लड का ओरिजिन होता है मीजोडर्म से। ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। आज बेटा शायद नेटवर्क इश्यू रहा था, तो बेफिक्र रहिए, आपकी जो भी क्लास है अगर आप मिस करी है आपने, तो वो वीडियो अपलोड होगा आज या कल, वो आप देख सकते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, तो ये भी एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है कि ब्लड का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है और ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है बेटा, तो ब्लड क्या है? लगातार फ्लो होता रहता है बॉडी के अंदर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, CO2 को कैरी करता है, वेस्ट सब्सटेंसेस को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। ठीक है ना? तो ये सब मेंटेन रखता है। ये होगी बात। अब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, उसमें ब्लड के कॉम्पोजिशन को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर अपन ब्लड की सेल्स को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ध्यान से, इस टेबल में सारा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है ना? ब्लड के दो पार्ट हैं, एक तो है प्लाज्मा जो कि 55% पार्ट को बनाता है, 55% पार्ट बनाता है। ठीक है ना? और सेकंड है ब्लड की सेल्स, जिसे हम सॉलिड पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ये 45% पार्ट बनाता है। ठीक है बेटा? ब्लड के दो पार्ट, एक है प्लाज्मा जो कि व्हाइट या येलोइश होता है और पेल येलो होता है, और सेकंड पार्ट है सॉलिड पार्ट जो कि सेल्स होती हैं ब्लड की, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, एंड इट इज 45%। ठीक है ना? प्लाज्मा पेल येलो या व्हाइटिश होता है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो कंटेंट है वो है वाटर। वाटर है 90%। वाटर कितना है? 90% है। सेकंड हम लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है? ग्लूकोज के बाद में थर्ड हम लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? ठीक है बेटा? प्रोटीन के अंदर मैं बात करूं, प्रोटीन के अंदर सभी ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है बेटा? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। फोर्थ में बात करूं तो विटामिन, ठीक है ना? और फिफ्थ की बात करूं तो मिनरल्स। मिनरल्स की बात करूं तो जो पॉजिटिव मिनरल है वो कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, तो ये पॉजिटिव मिनरल्स हो गए। नेगेटिव में क्लोराइड है। ठीक है ना? सोडियम जो मिनरल है वो भी पाया जाता है ब्लड के अंदर। क्लोराइड नेगेटिव है। तो केटाइन और एनाइन, केटाइन जो होते हैं पॉजिटिव आयन, और जो एनाइन है वो नेगेटिव आयन है ना। तो दोनों प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, विटामिन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डीएनए का कंटेंट भी होता है। ठीक है ना? तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। इसमें बेटा जो प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन ब्लड की प्रोटीन में हेल्प करता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो ग्लोबुलिन है, ये
ये एक प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज बनती है, तो उनके साथ में ये अटैच होके वर्क करता है। एल्बुमिन भी जो है एलर्जी रिएक्शन से रिलेटेड जो रेस्पॉन्स है उनके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। विटामिन मिनरल क्यों जरूरी है आपको पता ही है, क्योंकि विटामिन मिनरल ब्लड के कंटेंट में होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वैसे जनरली मैं बताता हूँ तो ये कहता हूँ कि ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, लेकिन अपन अगर ये कहें कि ब्लड के अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती है तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को सेल मानते हैं, जबकि जो हम मानते हैं, जबकि जो प्लेटलेट्स को हम सेल कहते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स क्या फ्रेगमेंट्स हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फर्स्ट है आपके रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है बेटा। रेड ब्लड कार्पसल्स को हम कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? आरबीसी कहते हैं। ठीक है, और इनका एक और नाम है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है बच्चों? एरिथ्रोसाइट। इनको एक एक करके पढ़ेंगे अपन। एरिथ्रोसाइट्स है। सेकंड हम लेते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, और इनको हम एक और नाम देते हैं ल्यूकोसाइट। क्या नाम देते हैं? ल्यूकोसाइट। अंडरस्टूड? क्लियर है बेटा? थर्ड हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ब्लड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टेक्निकल है, और डायग्रामेटिकली और टेबुलर फॉर्म में करके हम इसको अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम प्लेटलेट। इनको एक बार के लिए हम सेल मान लेते हैं, चलो प्लेटलेट, और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन। एक तो ये चीज ध्यान रखना, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तब वो रेड होता है। तब क्या होता है? रेड होता है। और जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है तब वो क्या होता है? पर्पल अपीयरेंस शो करता है। दोबारा सुन लीजिए कि जो ब्लड होता है जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है दैट अपीयर्स रेड, and when the blood is deoxygenated it appears purple in color। ओके बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कंटेंट तो क्लियर है आपका। हम पहले आरबीसी का डिस्कशन कर लेते हैं, वर्बली कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम तो कल की क्लास में बनाएंगे अपन, टाइम कम बचा है। तो सबसे पहले लेते हैं हम आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स बच्चों, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, इनके अंदर जो आरबीसी होती है ओवल होती है। क्या होती है? ओवल होती है, और न्यूक्लिएटेड होती है। और क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है और बाई कॉन्वेक्स होती है। मैं लिख देता हूं हेडिंग, ये रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अपन ब्लड की सेल्स को पढ़ रहे हैं, इसके शेप वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है ना? तो इसको देखिए, जो आरबीसी होती है फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर एंड बर्ड्स के अंदर ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है एंड बाई कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है? बाई कॉन्वेक्स। शेप कैसी होती है? ओवल, न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना, और बाई कॉन्वेक्स होती है। क्या होती है? बाई कॉन्वेक्स होती है। ठीक है बेटा, जबकि मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है सर्कुलर होती है। क्या होती है? सर्कुलर होती है। ठीक है बेटा, और क्या होती है? डी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, और क्या होती है?
बाई कॉन्केव होती है। क्या होती है? बाई कॉन्केव होती है, मतलब किनारे जो रिम है वो मोटी होती है, थिक होती है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है वो थिन होता है। ठीक है ना। तो मैमल्स की या ह्यूमंस की जो आरबीसी है सर्कुलर होती है, डी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई कॉन्केव होती है। ठीक है ना। हालांकि एक चीज बता दो, मैमल्स के अंदर पहले आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होती है तो उसके सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल और जो न्यूक्लियस है वो रिमूव हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो नीट लेवल का है कि कौन से ऐसे दो मैमल हैं जिनके अंदर आरबीसी ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, कौन से ऐसे दो मैमल है, मैं नाम बता रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। एक तो है कैमल और एक है लैमा। क्या है? लैमा। कैमल का ही एक एनिमल है, कैमल जैसा ही। कैमल और लेमा दो ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर आरबीसी ओवल होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, ये गांठ बांध लो, दिमाग में बिठा लो। ओके बेटा, तो ये चीज है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। 4 एंड सम फ्यू सेकेंड्स आर रिमेनिंग। तो आप अपना कोई क्वेरी है या कोई डाउट है वो आप मेरे से पूछ लीजिए। आरबीसी के टॉपिक को कल की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे, डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। ओके, तो कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप पूछ लीजिए।